जो हमने कल पढ़ा था आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ठीक है, yesterday we discussed about the types of goods: final goods, intermediate goods, after that final consumer goods, final producer goods, after that in the consumer goods durable goods, semi durable goods, non durable goods, then services, then capital goods and producer goods. Producer goods is a broader concept and it comprises of two, that is capital goods and intermediate goods. Which are perishable in nature are called intermediate goods, and which are durable in nature are called capital goods. So that was the question: all producer goods are not capital goods. Why? Now today we will be starting with investment and its types. Okay, our today's topic will be investment and its types. So एक सेकेंड, शुरू करते हैं मीनिंग से। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड लिखा हुआ आता है तो ये अंडरस्टूड होता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको स्टॉक और फ्लो, ये दो कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में स्टॉक और फ्लो के कंसर्न में हमने थोड़ा सा, आप लोगों को याद होगा, डिस्कस किया था। तो उसमें ये बताया था मैंने आपको, द थिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, the thing which is measured over a period of time is known as flow concept, and any concept, any item which is measured at a point of time is known as stock concept. जिस चीज को इमिडिएटली हम बता सकते हैं ये इस समय कितना है तो वो तो स्टॉक होता है, और जिसे हम जिसमें चेंज आता है वो फ्लो होता है। स्टॉक में चेंज नहीं आता है, फ्लो में चेंज होता है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट क्या है और कैपिटल क्या है? कैपिटल वर्ड का नेचर है, कैपिटल इज ए स्टॉक, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन जब हो रहा है यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है, तो इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या है? इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो। आई रिपीट, अगर मैं पूछूं कि कैपिटल का क्या नेचर है, स्टॉक और फ्लो, तो आप आंसर देंगे दैट कैपिटल इज अ स्टॉक, क्योंकि कैपिटल कहां पे लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में लिखते हैं, लायबिलिटी साइड पर। ठीक है, और बैलेंस शीट में ऊपर हेडिंग क्या डालते हैं आप? बैलेंस शीट में आप लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च सो एंड सो, वॉट एवर डेट इट मे बी, 31 मार्च 2019, 2020, 2021, वॉट एवर इट मे बी। बट क्या लिखते हैं हम? एज ऑन और एज एट। इट मीन्स द कैपिटल इज मेंशन इन द बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो भी चीज एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर की जाती है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो कैपिटल कहां पे लिख रहे हैं आप? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कौन सी डेट पे बनाई जा रही है? ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो कैपिटल का नेचर क्या हो गया? कैपिटल इज अ स्टॉक। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म किया जा रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन नाम किसको दिया हमने? इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट का क्या नेचर हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट विल बी फ्लो इन नेचर, है ना। इन्वेस्टमेंट का नेचर हम क्या लेंगे? इन्वेस्टमेंट विल बी टेकन टू बी फ्लो। ओके, नाउ अब क्या लेट आते हैं, again. Okay, so what we were discussing that is investment is a flow concept, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या लेते हैं? हमने इस साल कितना इन्वेस्टमेंट किया, इस डेट पर कितना इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लेते हैं, हम लेते हैं इस साल हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया। इस साल हमने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, यानी पूरे साल की बात कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट इज फ्लो इन नेचर वाइल कैपिटल इज स्टॉक। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखें आप क्या लिखा हुआ है। इट इज द इंक्रीज, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल, सपोज आपका ओपनिंग कैपिटल तो है कितना? 10,000,
और क्लोजिंग कैपिटल अगर आपका दे रखा है 15,000, इट मीन्स आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में कितना इन्वेस्ट किया, आपने किया 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट. सो investment can be considered to be a process of increase in the stock of capital formation, stock of capital. जो भी कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज होता है वो प्रोसेस कहलाता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. हम सब जानते हैं जहां फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जहां पे रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Okay, let us take it to be फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हम देखते हैं. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. और फिक्स्ड एसेट्स में लैंड, लेबर, फिक्स्ड एसेट्स में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये आते हैं फिक्स्ड एसेट्स में. ओके, so fixed investment refers to increase in the stock of fixed assets of the producers during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर के जो फिक्स एसेट्स थे उसमें जो भी इंक्रीज आया. ओके, इंक्रीज इन द फिक्स एसेट ये बात कर रहा है, ध्यान से इस पॉइंट को देखना है. दैट इंक्रीज इन द फिक्स एसेट. सो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स में एक साल में जो इंक्रीज आया है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. Fixed investment is also called fixed capital formation. Important point है, ध्यान रखेंगे. The investment is also called as fixed capital formation. किसको कहते हैं fixed capital formation? Fixed investment को. Fixed investment can also be called as the fixed capital formation. Capital formation कैसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है. Fixed investment has its own significance as scale of production is measured in terms of number of plant and machinery. Do you understand the meaning of scale of production? What does scale of production means? Scale of production means the capacity of production. सपोज करें एक फर्म है, उसके पास में एक मशीनरी है और वो मशीनरी 10,000 यूनिट्स ईयरली प्रोडक्शन कर सकती है. वही फर्म अगर 2 मशीनरी लगा देती है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 20,000 यूनिट्स एनुअल हो जाएगा. अगर वही फर्म 3 मशीनरी लगा देती है तो उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? स्केल ऑफ प्रोडक्शन उसका हो जाएगा 30,000 यूनिट्स एनुअल हो जाएगा. अगर वही कंपनी, वही फर्म 4 मशीनरी, 5 मशीनरी, जैसे जैसे वो मशीनरी बढ़ाती जाएगी उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन वर्ड को आप ध्यान रख सकते हैं. इसके लिए आप ये जो वर्ड है स्केल, स्केल के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज इट इज मेंट एज साइज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को आप साइज ऑफ प्रोडक्शन भी ले सकते हो. स्केल वर्ड की जगह साइज आप याद रख सकते हैं, साइज ऑफ प्रोडक्शन और द टोटल अमाउंट ऑफ और प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसको हम बात करते हैं. So fixed investment has its own significance as scale of production is measured in terms of number of plant and machinery. जितने plant and machinery होगी उतना बड़ा आपका scale of production होगा, उतना ज्यादा आपका size of production होगा, उतना ज्यादा आपका कौन है यार, fine. Scale of production increases when the number of plant and machinery increases. जब हम प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करते हैं तो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, यानी कि साइज ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है. स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साइज से क्या मतलब है, यानी कि क्या हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का है, 60,000 का है. साइज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो हमारे स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होगा तो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा. स्केल ऑफ प्रोडक्शन का क्या मीनिंग मैंने बताया? स्केल ऑफ प्रोडक्शन मींस साइज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे, दैट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फिक्स्ड साइज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट विल बी मोर, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन विल बी large. If the size of fixed investment will be less, the scale of production will also be less.
higher the fixed investment, larger the scale of production, and accordingly higher the level of output. Obvious बात है, जहां पे आपका scale of production ज्यादा है तो output भी ज्यादा ही आना है. It is a sign of growth and prosperity. तो ये था एक general explanation regarding the fixed investment which is also known as fixed capital formation. And fixed capital formation, it has its own significance. Because why do it has its significance? Because it is uh, directly related to the size of production or the scale of production in the company or of the firm or of the producer. Okay, let us move with the second type of investment known as inventory investment. Now inventory investment तो आप लोग समझते ही हैं. inventory investment आप लोग पहले डिस्कस हम पढ़ भी चुके हैं. दैट इज रॉ मटेरियल जो परचेज किया जाता है उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं. या फिर एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपीज का और क्लोजिंग स्टॉक है 12,000 रुपीज का. आई रिपीट, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है 12,000 का. सो हाउ मच इज माई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? माई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विल बी ₹2,000. करंट ईयर में मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना कंसीडर किया जाएगा? 2000. दैट इज चेंज इन स्टॉक इज कंसीडर टू बी द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री. लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर फॉर द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. पढ़ते हैं इसके लिए. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर इन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. दिस इन्वेस्टमेंट इज डन इन 3 फॉर्म्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आप क्या करेंगे? 3 तरह का करेंगे. Inventory investment, this can be done in 3 forms, that is finished goods, semi finished goods and stock of raw material. आपने सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप रॉ मटेरियल परचेज किया. सारा रॉ मटेरियल तो यूज नहीं आ जाएगा. एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हर साल थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल बचता है. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. देन कुछ प्रोडक्शन ऐसा होगा जो आपका रेडी फॉर यूज था, रेडी फॉर सेल था, लेकिन सेल नहीं हो पाया, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. और कुछ ऐसा भी प्रोडक्शन होगा जो आपका लास्ट डेट पे 31 मार्च को प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा था और वो वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर हम उसको कह सकते हैं द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड ओवर दैट एंड इट हैज रिमेन्ड इन द सेमी फिनिश्ड कंडीशन. सो इन्वेंट्री और स्टॉक can be of 2 kinds, can be of 3 kinds, that is stock of raw material, finished goods and semi finished goods. Then comes to be inventory is maintained with a view to coping with uncertainties of market. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है that why do we maintain inventory, why do we maintain stock of goods. भाई अपन एडवांस में स्टॉक क्यों मेंटेन करके रखते हैं? The main reason for maintaining एडिक्वेट इन्वेंट्री. एडिक्वेट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एडिक्वेट. एडिक्वेट का मीनिंग होता है नाइदर शॉर्टेज नॉर सरप्लस, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना रखना. क्योंकि अगर आप एक्सेस इन्वेंट्री रखोगे दैट विल रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल. अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री होगा दैट मे रिजल्ट इन द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट राइट टाइम. ठीक है. सो वी नीड टू मेंटेन एडिक्वेट इन्वेंट्री. So inventory is maintained with the view to coping with the uncertainties of market. मार्केट में एकदम से प्राइसेस का मार्केट में एकदम से डिमांड का फ्लक्चुएशन हो जाए तो उस अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं. इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज एसेंशियल टू कोप विद द शॉर्टेजेस ऑफ सप्लाईज. हो सकता है कि फ्यूचर में आपको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ जाए या मे बी पॉसिबल कि मार्केट में प्राइसेस में एकदम से चेंज आ जाए. So what is the reason why do we maintain the inventory of raw material? The inventory of raw material is maintained to cope with the shortages of supply, and inventory of finished goods is maintained to cope with the increase in demand. So यहाँ पे आपको दोनों तरह का दे रखा है that why do we maintain the inventory of raw material and why do we maintain the inventory of finished goods. So the inventory of finished goods is maintained to cope with the इंक्रीजिंग डिमांड इन फ्यूचर. कभी भी मार्केट में डिमांड चेंज हो सकती है. सो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज मेंटेन्ड टू कोप विद द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड inventory of raw material is maintained to cope with the shortages of supply. What does inventory means? Inventory means the stock of goods, and the amount invested in that, the purchase of those goods or the raw material is known as inventory investment.
तो हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पढ़ा, देन इन्वेस्टमेंट के टाइप्स देखे. वी डू हैव फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. वी डू हैव इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट आपके एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. आई होप इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इजी सी चीज़ है. दैट इज ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन. ये ऑलरेडी हमने अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ा भी था. आप इसको ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. एक ही बात हुई. नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन भी हम कह सकते हैं, एंड ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन भी हम कह सकते हैं. ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए तो उसको या तो आप मार्क कर लिया करो या फिर उसे हाईलाइट कर लिया करो. ओनली नेट इन्वेस्टमेंट कॉजेज नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट? वी हैव टू कंसीडर द नेट इन्वेस्टमेंट. ओनली नेट इन्वेस्टमेंट कॉजेज नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल. डेप्रिसिएशन only replaces the worn out assets. Depreciation, that is a part of fixed asset gross investment का जो part होता है depreciation, that is only replaces the worn out assets. That is जिस asset को हमने use कर लिया, जो काम में आ गया, उसकी वो value है. So we do not consider that. We only consider the net investment. It helps to maintain the existing stock of capital. Any queries, any questions to anyone till here? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लिया करें. नेवर हेजिटेट टू रेज डाउट्स. डाउट्स वही पूछते हैं जिनको कुछ बहुत समझ में आता है. जिन्हें बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता उनके माइंड में कोई डाउट भी नहीं आते है ना. अच्छा, नींद तो नहीं आ गई किसी को? जग तो रहे सारे? यस सर बोल दो कोई तो. यस सर. एक जना जग रहा है, बाकी 3 सो गए. यस सर. एक और जग रहा है, आर्यन भी जग रहा है. तन्वी, पूजा, गुड मॉर्निंग. यस सर. हाँ, जगे हुए हैं. चलिए, वेरी गुड. क्वेश्चन लिखा है एक आपके सामने. क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं. राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन. सबसे पहले तो आप ये सोचें कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है. नेट कैपिटल फॉर्मेशन मींस नेट इन्वेस्टमेंट. क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट, तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन मींस नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मींस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से. ठीक है. आंसर देखिए. सिग्निफिकेंस बताइए. सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है? सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन, है ना. पता होना चाहिए आपको. इंपॉर्टेंस पूछा जाए या सिग्निफिकेंस पूछा जाए या फिर नीड पूछा जाए, एक ही बात होगा. सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड नीड. क्योंकि नीड उसी चीज की होती है जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंस उसकी होती है जिसकी नीड होती है. जिस चीज की हमें कोई नीड नहीं है तो उसके लिए हमारे कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होती हमारे माइंड में. सो हमें इंपॉर्टेंस उसी चीज की होती है, सिग्निफिकेंस उसी चीज की होती है हमारे लिए लाइफ में जिसकी हमें नीड होती है. ठीक है. सो नीड, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस आर हैविंग द सेम आंसर. सो लेट अस सी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस फॉर नेट कैपिटल फॉर्मेशन. Net capital formation has its own place and significance. 3 points are here for revealing its significance and importance. First point, net capital formation enhances. Enhances means increases. Net capital formation enhances production capacity and the scale of output. It is a sign of growth and development. इस पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे ही आप एक नई मशीनरी परचेज कर देते हो, जैसे ही आप अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कर देते हैं, वैसे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. जैसे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द स्केल ऑफ आउटपुट. और जैसे आपका स्केल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुआ तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होना ही होना है. ठीक है. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज नेट कैपिटल फॉर्मेशन इनहेंसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड द स्केल ऑफ आउटपुट. अच्छा, आई होप ये आपके माइंड में क्लियर समझ में आ गया होगा
कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए डेप्रिसिएशन नाम की जो चीज है ना वो हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे अप्लाई होता है, स्टॉक पे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और किसी भी तरह के स्टॉक पे, इन्वेंट्री पे आज तक हमने कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं नेट कैपिटल फॉर्मेशन की, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की, ये सब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, है ना। इन्वेंट्री पे तो कभी डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता। सो नेट फर्स्ट पॉइंट वाज नेट कैपिटल फॉर्मेशन इनहेंसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे जैसे आप अपना कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाती है, एंड इट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द सेकंड इंपॉर्टेंस इज नेट कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए एक मशीनरी को पे अगर 2 वर्कर वर्क करते हैं और आपने एक और मशीनरी लगा दी, यानी कि आप 2 और एम्प्लॉइज को जॉब पे रखेंगे। अगर आपने एक और मशीनरी लगा दी, 3 मशीनरी लगा दी, अब आपको टोटल 6 एम्प्लॉइज की, 6 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज आपने 4 मशीनरी लगा दी, अब आपको 8 एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे जैसे आप नेट कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जैसे जैसे आप अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। So this is the second importance of net capital formation, that is net investment. And the third point revealing the importance of net investment is net capital formation increases productivity of labor. It accelerates the pace of economic growth. अब यहाँ पे आपको समझना ही है कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल और नॉट। मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूँ, इनको आप सुनिए और सोचिए। एक वर्ड होता है प्रोडक्ट, दूसरा वर्ड होता है प्रोडक्शन और तीसरा वर्ड होता है प्रोडक्टिविटी। Do all these 3 words, that is product, production and productivity, have the same meaning or do they have the different meaning? So product means a good or an article. Production means the quantity of those goods and articles, that is 10,000 units, 50,000 units, 1 lakh units. That is total amount of goods produced represents production. And productivity is a relative term. Productivity is always related with some of the other factors, that is per labor productivity, per unit productivity, per day productivity, per year productivity. Productivity हमेशा relative concept होता है कि एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया। so suppose मान लीजिए कि 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। आई रिपीट, अगर टोटल प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स का, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन वर्ड क्या यूज किया मैंने, टोटल प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स का और आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर्स वर्क कर रहे थे, तो पर लेबर, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 1000 यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ वर्कर्स गिव्स यू पर यूनिट प्रोडक्टिविटी, दैट इज पर लेबर पर वर्कर प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कोई वर्कर पहले अगर 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, आपने जैसे नेट कैपिटल फॉर्मेशन किया, क्या वो 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा, 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा? ऐसे कैसे होगा? सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कहाँ पे पढ़ा था? क्लास 11th में पढ़ा था हम लोगों ने। जो शिल्पा और आर्यन है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, दैट इज सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या पॉइंट था हमारा? नेट कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो सपोज करें एक कंपनी है, कंपनी में मशीनरी लगी हुई है और मशीनरी से प्रोडक्शन हो रहा है। एवरी एम्प्लॉय, एवरी वर्कर, एवरी लेबर जो है वो 1000 यूनिट्स पर डे का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने लेटेस्ट टेक्निक की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की मशीनरी इंस्टॉल कर दी। पुरानी मशीनरी को हटा के आपने लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी की मशीनरी इंस्टॉल कर दी। तो अब आप खुद सोचें कि हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी आपने इंस्टॉल की है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, और पर लेबर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि नई मशीनरी ज़्यादा प्रोडक्शन
करवा पाएगी और एफिशिएंटली वर्क हो पाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स रिवीलिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए शॉर्ट में समझते हैं कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। वैसे तो डेप्रिसिएशन को आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन को क्या पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और इन जनरल लैंग्वेज वी कॉल इट टू बी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमेशा फॉल इन द वैल्यू लिखना, फॉल इन द एसेट मत लिख देना, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट मत लिख देना, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना, वैल्यू में कमी आती है, एसेट में कमी नहीं आती है। एसेट तो जितना होता है साइज उतना ही रखा रहता है, एसेट कभी खत्म नहीं हो जाएगा। सपोज आप एक टेबल परचेज करके लेके आए, टेबल को आपने यूज किया साल भर, तो टेबल घिस के छोटी थोड़ी हो जाएगी, टेबल तो उतनी रहेगी, लेकिन हाँ वापस आप उसको सेकेंड हैंड में सेल करने जाओगे तो उसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो लॉस किस चीज का हुआ है, फॉल किस चीज का हुआ है, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट हैज फॉलन, the value of fixed asset has lost. So depreciation is the loss of value of fixed asset. Now why do this value got lost, or why do the value fell down? So in depreciation is the loss of value of fixed assets in use of fixed asset in use on account of normal wear and tear, normal rate of accidental damages and expected obsolescence। नॉर्मल वेयर एंड टेयर यानी कि डेली का आप जो इसको यूज करें तो थोड़ा बहुत उसमें टूट फूट होता ही है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस यानी कि किसी भी चीज को आप जब यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें कभी ब्रेकडाउन भी आएगा, कभी उसमें खराबी भी होगी, तो एक्सीडेंटल डैमेजेस वाली चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, कभी हाथ से गिर भी जाता है एक्सीडेंटली, तो खराब भी हो सकता है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस यानी कि ऑब्सोलेसेंस का मीनिंग होता है आउट ऑफ यूज। कोई भी चीज आप परचेज करोगे, सपोज आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया, 2 साल बाद उस मोबाइल फोन में लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा और आप ज्यादा फीचर्स वाला आ जाएगा, तो जो आपके पास मोबाइल है वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्सलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। आपने कभी कोई अदर बाइक परचेज की, कोई कार परचेज की, कोई भी आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो थोड़े ही साल में, कुछ महीनों बाद भी, कई बार कुछ महीनों में और कई बार कुछ साल में अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाता है वो एसेट, ठीक है। सो दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये भी एक इसका टर्म है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में। दैट इज डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई थिंक ये भी आप लोगों को याद आ रहा होगा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्ड भी हमने पढ़ा था नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में। It refers to the estimated value of depreciation for all the producing units in the economy during the period of an accounting year। यानी कि एक फर्म अपने फिक्स एसेट के ऊपर कुछ फॉल इन द वैल्यू होता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरी फर्म का भी जो फॉल इन द वैल्यू होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इंडिविजुअल की एसेट्स की वैल्यू में जब फॉल होता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअल इन सारों को ऐड कर देते हैं और पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करें, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, सो उसे हम बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। It refers to the estimated value of depreciation for all the production units, all the producing units in the economy. Or current replacement cost is the value of depreciation at the level of an economy as a whole। बहुत ही important sentence लिखा हुआ है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। What does current replacement cost mean? Current replacement cost is the depreciation at the level of an economy as a whole और एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ही होगा। सो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। किसी के माइंड में कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स अगर हैं यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो, वो आप खुद पढ़ेंगे अपने नोट्स में से, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जब आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ाया था तब ऑलरेडी मैंने दे दिया था, है ना। तो इसको आप खुद पढ़ेंगे, स्टॉक एंड फ्लो का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है नोट्स में से, और अगर कोई डाउट आएगा तो कल उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी टिल हियर? No, sir.